तो चलिए, ये तो वो तमाम हाइलाइट्स थी जो आज के शो में रहेंगी, जहां पर आपको निगाह रखनी है। लेकिन प्राथमिकता आप आम निवेशक हैं, तो इसलिए चर्चा की शुरुआत आपके सवालों से ही हम करेंगे। अपने पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ आज जो पहला सवाल हमारे पास आया, अमोल मंजारे का आया हुआ है, जो कि इन्होंने 10,000 की एसआईपी कर रखी है, पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की सलाह मांग रहे हैं। तो पहले मैं अपने साथ अपनी चर्चा में बेहद ख़ास मेहमान शामिल करता हूं। हमारे साथ वाइज इन्वेस्ट से हेमंत रुस्तगी साहब इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हेमंत सर, बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर आपको इस चर्चा में शामिल करते हुए। अमोल के सवाल की तमाम डिटेल्स तो आपके पास है ही, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं, अमोल मंजारे की 10,000 की एसआईपी चल रही है, पोर्टफोलियो की जानकारी उन्होंने दी हुई है और इसके साथ ही अपने सवाल भी उन्होंने भेजा है। लेकिन सबसे अहम सवाल उनका है कि क्या उनका पोर्टफोलियो बेहतर है, इसको रिव्यू करने की बात वो कह रहे हैं। बताएं, अमोल को क्या सलाह देंगे आप? जी देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये सारा का सारा जो पोर्टफोलियो है वो इक्विटी का है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर उन्होंने अपना टाइम होराइजन डिफाइन नहीं किया है, तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि अपना टाइम होराइजन को डिफाइन कीजिए, क्योंकि उससे आपको काफी फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी होगी, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारे पास अभी कितना समय है जिसके लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको मदद करता है कि इस वॉलेटाइल पीरियड को आप अच्छे से हैंडल कर सकें। अब अगर मैं इनका पोर्टफोलियो देखूं तो 10,000 के लिए 7 फंड्स हैं इनके पास। तो जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है ये पोर्टफोलियो में ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, इसको कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है। देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे फंड चुनें, और ज्यादा फंड करने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ी मॉनिटरिंग करने में इश्यू होती है। कभी कभी कुछ अंडर परफॉर्मिंग फंड्स भी आपके पोर्टफोलियो में रह जाते हैं, तो उसको हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि इनके थोड़े से फंड्स को अगर हम कम करें और जो सही फंड हो वो हो इनके पास। अगर ये मान लीजिए लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज जो इनके पास फंड है, वो अपनी कैटेगरी का बहुत अच्छा फंड है, लेकिन वो उन निवेशकों के लिए है जो पूरा पैसा इक्विटी में नहीं लगाना चाहते, उनके पास समय लंबा ना हो, तो वहां पे ये अच्छा है। लेकिन अगर आप बहुत क्लियर है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर वो शायद आपके लिए वो फंड कैटेगरी सही नहीं है। तो इनके पास एक ऑलरेडी मल्टी कैप फंड है, जिसमें वो 1,500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं एचडीएफसी का। तो ये जो 1,000 जो फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं बैलेंस एडवांटेज में, वो आप क्लब कर दीजिए एचडीएफसी मल्टी कैप के साथ। तो यानी एचडीएफसी मल्टी कैप में इनका इन्वेस्टमेंट होगा 2,500। उसके बाद दो इनके पास फ्लेक्सी कैप फंड है, एक एचडीएफसी का आईसीआईसी का फ्लेक्सी कैप फंड है, और एक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है। उन दोनों में से भी आप एक फंड रखिए। आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा एक्सपोजर यूएस मार्केट्स का भी मिल रहा है। तो उन दोनों को भी आप क्लब करेंगे तो आपका 2,500 का इन्वेस्टमेंट वहां पे होगा। एक इनके पास है एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड, एक अच्छा थीम है, काफी पोटेंशियल भी है, लेकिन एक आम निवेशक के लिए उसको मॉनिटरिंग करना, उसकी एंट्री एग्जिट को टाइम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि आप जब एक ऐसे निवेशक हो, तो आप जो आप बहुत बड़ा पोर्टफोलियो ना हो, आपके पास इतना ज्ञान ना हो कि अब कैसे करना है, तो आप इन फंड से थोड़ा दूर रहिए। तो वहां पे आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड रखिए आपने, जो लार्ज एंड मिड कैटेगरी का बहुत ही बेहतरीन फंड है, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। एक उनके पास इंडेक्स फंड है, उसको आप कंटिन्यू कीजिए। स्मॉल कैप होना भी बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए, जो उनके पास है, लेकिन वो एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है। मुझे लगता है उससे बेहतर जो ऑप्शन है वो बंधन स्मॉल कैप है। तो कुछ बदलाव और कुछ कंसोलिडेशन करेंगे तो देखेंगे आप नंबर ऑफ फंड्स थोड़े कम होंगे, और जिस तरह का एलोकेशन आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स का होना चाहिए, वो इनके पास होगा। तो कुछ बदलाव कीजिए, और जैसा मैंने पहले कहा शुरुआत में, कोशिश कीजिए कि अपने टाइम होराइजन को डिफाइन करें। वो यकीन मानिए आपको बहुत मदद करेगा वॉलेटाइल पीरियड्स को अच्छे से हैंडल करने के लिए। अमोल हमारे साथ बने भी हुए हैं फोन लाइन पे, अभी उनके साथ जुड़ना हो पाया है। अमोल जी, स्वागत है आपका। आपके सवाल का जवाब तो हेमंत जी ने पूरी तरह दे दिया। एक सुझाव उन्होंने दिया कि थोड़ा सा टाइम फ्रेम या लक्ष्य ज़रूर साफ तौर पर रखिए, जिसके ज़रिए थोड़ा और बेहतरी हो आपके पोर्टफोलियो को आगे देखने में। हमें बताइए, कोई और आपके मन में सवाल? मुझे अभी करंटली जो लमसम करना है 4,50,000 का, उसके लिए कोई सजेस्ट कर सकते कौन से फंड में करना चाहिए? 50,000 ना? 50,000 का लमसम करना चाह रहे हैं ना? नहीं, 4,50,000 का, वो अच्छा, मैं कैसे और किस फंड में करूं? ठीक है, 4,50,000, ठीक है। 4.5 लाख का
हेमंत और सर लॉन्ग टर्म ये का मतलब, हाँ 10 साल का होराइजन है। ठीक है हेमंत सर, 10 साल का इनका निवेश का लक्ष्य है, 4.5 लाख लमसम भी ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बताइए क्या राय होगी? जी, जैसा मैंने कहा, बिल्कुल आई थिंक 10 साल का जो समय है वो डेफिनेटली काफी डिसेंट पीरियड है अगर आपको इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना है। हमने कोशिश की है आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करने की, तो उसमें कुछ बेहतरीन फंड्स हैं, जैसे हमने बात की यहाँ पे कि एचडीएफसी मल्टी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप है। तो ये कुछ ऐसे फंड हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको और फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका जो लमसम का जो प्रोपोर्शन है वो आपकी करंट वैल्यू से काफी ज्यादा है, तो मैं नहीं चाहता कि ये पूरा का पूरा पैसा, इवन तो आपके पास एक लमसम है, कि आप एक मुश्त पैसा लगा दें। इसको आप थोड़ा सिस्टमैटिकली आप इन्वेस्ट कीजिए, आपके पास लंबा समय है। तो मेरा ये मानना है कि मे बी आप 20-30% जो है इसका वो लमसम लगा दीजिए इन फंड्स के अंदर, लेकिन जो बाकी पैसा है वो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू, यानी जिस म्यूचुअल फंड के फंड में आप पैसा डाल रहे हैं उसी के लिक्विड फंड में आप पैसा रखिए, और वहां से हर महीने आप ये पैसे को इन्वेस्ट करते जाइए अगले 6 महीने में। कोशिश, उससे क्या होगा, एक तो जो करंट मार्केट वॉलेटिलिटी है उसको आपको इम्पैक्ट कम हो जाएगा। दूसरा, अगर मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आती है तो आपको ये मौका भी मिलेगा कि आप उसका कुछ हिस्सा जो है आप स्विच करके आप उस गिरावट का भी फायदा उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, आप बहुत ज्यादा पैसा इस मार्केट लेवल पे कमिट भी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन कीजिए लमसम और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का, वो आपके लिए ठीक रहेगा। आगे भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर भेजिए, हम उन सवालों को भी अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। आपको आपके निवेश के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, इस बीच अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय चौधरी हमारे साथ हैं। अजय जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? अजय, आप तक आवाज आ रही है? अजय, आप तक हम तक पहुंच सकते हैं? आप आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन अजय का सवाल जरूर हमारे पास है। 16,000 की ये मंथली एसआईपी कर रहे हैं। इनका भी सवाल पोर्टफोलियो में बदलाव को लेकर है। पोर्टफोलियो में इन्होंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 6,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्होंने 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में भी इन्होंने 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया। अजय, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, गुड इवनिंग, पहुंच रही है सर आवाज। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं अजय? सर मैं जोरहाट से बात कर रहा हूँ, आसाम से। अरे वाह वाह, क्या करते हैं अजय, बताइए जरा अपने बारे में। सर एक्चुअली मैं सर अभी डिफेंस में हूँ। अरे वाह वाह, चलिए, तो सबसे पहले तो जय हिंद, क्योंकि आप लोग सीमा के प्रहरी हैं और जय हिंद। कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि हमारे जवानों का भी इन्वेस्टमेंट जो प्लान है वो बहुत मायने रखता है। अजय, मैं एक बार आपके सवाल को दोहरा देता हूं। सवाल नहीं, आपके पास फंड्स की जानकारी। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आपने 6,000 डाले हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000 और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में आपने 5,000। ठीक है? यस सर। ठीक है। जरा अपना सवाल एक बार फिर से हेमंत जी तक पहुंचा दें, क्या जानना चाहते हैं आप? सर गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड इवनिंग, पूछें अपना सवाल। सर एक्चुअली ये मेरा 3 एसआईपी चल रहा था, तो ये इनमें कोई चेंजेस करना है। एक्चुअली मैं 10% स्टेप अप एसआई के साथ हूँ सर। ठीक है। हाँ सर, तो उसके रिगार्डिंग सर मेरे अगर कोई चेंजेस है या फिर कोई, ये 3 फंड्स काफी हैं और कोई इंक्रीज करना चाहिए। मेरा प्लान था सर एक्चुअली इसको 20,000 पर मंथ करने का, तो इन्हीं में मैं इंक्रीज कर दूं या फिर कोई नया एक और कोई ऐड कर सकता हूँ? चलिए हेमंत सर, इनके पास 20,000 तक के भी निवेश करने की क्षमता है, तो क्या ये फंड सही है? ज़रा बेहतर तरीके से राय दीजिए, और क्या इनका निवेश का तौर तरीका जो है उसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता है? नहीं, आई थिंक इन्होंने जो भी स्ट्रेटेजी अपनाई है, जैसे ये एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी बात की कि किसी भी निवेशक के लिए, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना, और इक्विटी का जो सबसे बड़ा डर है एज एन इन्वेस्टर हमें, वो होता है वॉलेटिलिटी। और अच्छी बात यह है कि उसको कंट्रोल करने के लिए, उसका इम्पैक्ट अपने पोर्टफोलियो पे कम करने के लिए, और इनफैक्ट उससे फायदा उठाने के लिए वो जो स्ट्रेटेजी है वो है डिसिप्लिन तरीके से आप इन्वेस्ट करें। जो आप कर रहे हैं एसआईपी से, वो बिल्कुल सही तरीका है। और दूसरी अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे लगी, वो जैसे उन्होंने कहा कि वो 10% से अपनी एसआईपी को स्टेप अप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप डिसिप्लिन अप्रोच लेते हैं और हर साल
अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाते हैं तो जो आपका जो कॉर्पस बनेगा वो कहीं ज्यादा बनेगा। तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी मैं कहूंगा अजय जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, उस पर आप कायम रहिए, उसको आप कंटिन्यू करते रहिए। इनका जो करंट पोर्टफोलियो है मुझे लगता है वो काफी अच्छा पोर्टफोलियो है। आपने जो इक्विटी में तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन आपने जो फंड चुने हैं और जिसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि आपके जो एलोकेशन है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और उनमें एलोकेशन का भी जो सही तरीका होना चाहिए वो आपने चुना है। तो आपका जो फ्लेक्सी कैप फंड है पारंपरिक, बिल्कुल उसमें आप बने रहिए। उसका कुछ पैसा जो है यूएस मार्केट में इन्वेस्ट होता है, तो थोड़ा सा एक्सपोजर आपका इंटरनेशनल मार्केट्स में भी है। स्मॉल कैप में निपॉन एक बहुत ही अच्छा फंड है, और मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड है अभी। तो आई थिंक जो एलोकेशन भी आपने जो की है थोड़ा सा बायस है फ्लेक्सी कैप के लिए, जो होना भी चाहिए पोर्टफोलियो में। तो मुझे लगता है कि आप ये तीनों फंड्स के अंदर बने रहिए, आपको पोर्टफोलियो में कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने कहा कि आप अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं 4000 से, तो मुझे लगता है कि एक स्कोप है यहाँ पे, एक अच्छी कैटेगरी है जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकती है, जो है लार्ज एंड मिड कैप। देखिए क्या होता है कि दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं। हम जब लार्ज एंड मिड कैप की बात करते हैं तो हम टॉप 250 कंपनीज की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, जो हमारी टॉप 250 कंपनीज है देश में। वहां पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको लार्ज एंड मिड में, क्योंकि फंड मैनेजर जो है लार्ज और मिड में मिनिमम 35% इन्वेस्ट करते हैं, और बाकी 30 जो है वो अपने जहां पे उनको पोटेंशियल लगता है उस हिसाब से करते हैं। तो वहां पे कुछ एक फंड है, उनमें से कोई भी एक फंड चुन सकते हैं आप, जैसे मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप, या तो फिर कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, दोनों में से कोई भी अच्छे फंड ले लीजिए। ये अच्छे फंड है, इनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। एक फंड मुझे लगता है आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और इसके बाद जब भी आप 10% स्टेप अप करेंगे तो प्रोपोर्शनेटली आप इन चारों फंड्स के अंदर पैसा अपना बढ़ाते रहिए। ठीक है अजय, बहुत शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आपकी निवेश यात्रा जारी रहे। आगे भी अगर आपके मन में कोई शंका हो तो उसका समाधान जानना हो तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए, हम आपकी तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। हेमंत सर, दो हमारे जो कॉलर्स थे उनमें एक जो बेसिक फ़र्क नज़र आया मुझे, अमोल ने लगभग 7 जो हैं वो एसआईपी की हुई थी, और वहीं अजय की हम बात करें तो उन्होंने 3 एसआईपी में बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने अपनी निवेश यात्रा को आगे बढ़ाया। मैं ये मान के चलता हूं कि जब भी हम कोई शो कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये जो ओवरलैपिंग और बाकी चीज़ों की एक्सपोजर की है जानकारी उसको कम होगी। तो उन नए निवेशकों को आखिर ज़रा समझाइए कि ये क्या मसला है, क्यों कहा जाता है कि जो आप एसआईपी करें वो थोड़ा उसका दायरा छोटा रखें, एक स्ट्रिक्ट दायरा रखें। देखिए ये आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपने पूछा। आई थिंक उसको क्लैरिफाई थोड़ा करेंगे तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को काफी मदद मिलेगी इसमें। पहली बात तो ये, जब हम बात करते हैं कि एक पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए, उसमें एक फर्क है। कभी कभी हम उसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है अगर मैं गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरा कोई गोल 2 साल का है, कोई 5 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है। हर गोल का अगर मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, क्योंकि इनकी एसेट एलोकेशन अलग अलग है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पूरे पोर्टफोलियो में ही 4-5 फंड होने चाहिए। वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आप रिटायरमेंट के लिए पैसा लगा रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा लगा रहे हैं, घर खरीदना है उसके लिए पैसा लगा रहे हैं, फैमिली को कहीं बाहर लेके जाना है उसके लिए पैसा लगा रहे हैं, और एक इमरजेंसी फंड बनाया है। तो जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ फंड ज्यादा ना हो, तो हम बात करते हैं हर गोल के लिए, राइट। ऐसा नहीं है कि पूरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 5-7 फंड होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर गोल के लिए, किसी भी मान लीजिए रिटायरमेंट के लिए आप कर रहे हैं, तो वो 20-25 साल दूर है, 15 साल दूर है, आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 7 फंड्स आपके पास है, वहां पे ओवरलैपिंग है, वहां पे आपको उसको कम करने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि जो आपकी एलोकेशन है रिटायरमेंट की, घर खरीदने की और इमरजेंसी फंड बनाने की, वो बिल्कुल अलग है। तो पहली बात तो ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि ये सिर्फ ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर गोल की बात कर रहे हैं। हर गोल में कोशिश कीजिए 3 या 5 फंड हो, उससे ज्यादा फंड नहीं। ऑफकोर्स वो डिपेंड करेगा आप कितनी रकम वहां पे लगा रहे हो। दूसरी बात, ओवरलैपिंग का इशू क्या होता है कि मान लीजिए आपने 3-4 फ्लेक्सी कैप फंड रख लिए, या फिर लार्ज कैप फंड रख लिए, या फिर स्मॉल कैप रख लिए, और वहां पे क्या हुआ, कहीं ना कहीं आप देखेंगे ओवरलैप है। यानी मार्केट की जो भी सिचुएशन है, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा है या वोलेटाइल है, वो नीचे आ रहा है, तो उनका जो रिएक्शन है मोर और लेस एक जैसा होगा। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का जो सही मायने में फायदा होना चाहिए वो नहीं होता। अगर हम सही तरीके से चुने, जैसे हमने अभी बात की चौधरी साहब के जो पोर्टफोलियो हमने देखा, वहां पे क्या देखा हमने कि फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। 3 फंड से आपने अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन कर लिया।
क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप कभी कभी डिफरेंट मार्केट कंडीशन में डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट मसला है समझने का कि ओवरलैप कम कीजिए, नंबर ऑफ फंड ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो नॉन परफॉर्मिंग फंड है कहीं ना कहीं वो आपके पोर्टफोलियो में रह जाएंगे, मॉनिटरिंग करना मुश्किल होगा। तो फायदा ये है कि मॉनिटरिंग करना अच्छा होगा, आपको सही मायने में डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखिए। पर जैसा मैंने कहा, अहम मुद्दा ये है कि वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर गोल की बात कर रहे हैं कि किसी भी गोल में बहुत ज्यादा फंड आप मत रखिए। बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं ना कि कुछ चीज़ें बहुत स्पष्ट कर देनी चाहिए, जिससे जो नए निवेशक हैं उनको समझने में आसानी हो। चलिए, अगला सवाल सागर का है, जो यूट्यूब के ज़रिए हमारे पास आया हुआ है, और इन्हें 25 साल में 5 करोड़ की जो कॉर्पस है वो जुटाने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। सीधा पूछ रहे हैं कि क्या इस बड़े लक्ष्य के लिए मुझे और ज़्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता है? पोर्टफोलियो रिव्यू करके सलाह दें। पोर्टफोलियो की तमाम जानकारी जो है वो सागर ने दी हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सागर के पोर्टफोलियो में इस वक्त लगभग 4 फंड हैं। तो हेमंत सर बताइए, क्या सलाह होगी? बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं ये? जी बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक लक्ष्य काफी बड़ा है, पर सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके पास समय बहुत है, 25 साल। तो जब आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप छोटी रकम इन्वेस्ट करके भी एक बड़ी रकम जो है अपने लिए एक इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये आई थिंक अगेन हर निवेशक को ये समझने की जरूरत है कि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो जितना लंबा समय आप देंगे उतना ही आपको कम इन्वेस्टमेंट करना होगा। और जब आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करते हो तो सही मायने में उसका जो फायदा है वो 2 तरीके से आता है। एक तो आप डिसिप्लिन अप्रोच रखें, दूसरा आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। तो ये आई थिंक बिल्कुल अच्छा इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है और सही स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि इनका जो टारगेट है वो करीब 5 करोड़ का है। करंट इन्वेस्टमेंट जो है अगर ये कंटिन्यू करते हैं 25 साल तक, तो मैं 12% का रिटर्न मान के चलूं तो करीब 4 करोड़ 70 लाख का कॉर्पस बनेगा। बट आई थिंक टू बी फेयर, क्योंकि आप 25 साल के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो तो 12% का रिटर्न जो है थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इतने लंबे समय में जब आप इन्वेस्ट करोगे तो 5 करोड़ का कॉर्पस इनको एक्यूमुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि 25 साल के समय में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे एज एन इन्वेस्टर। बहुत टाइम मार्केट में वॉलेटिलिटी मिलेगा, कभी कभी आपको थोड़ा डर भी लगेगा। बट आई थिंक कहीं ना कहीं आपको ये फोकस रखना है कि जब मेरे पास इतना लंबा समय है तो मुझे मार्केट की वॉलेटिलिटी से डरने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए। अगर आप इस पे अपना फोकस रख सकते हो तो मुझे नहीं लगता कोई भी कारण है कि आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाओ। अब मैं अगर इनके फंड्स की बात करूं तो इनके पास मोतीलाल का मिड कैप फंड है, हमने पहले भी बात की, बहुत ही बेहतरीन फंड है। और फिर कोटक मल्टी कैप, अगेन सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि एक तो बेहतरीन फंड है ही, मल्टी कैप फंड तीनों मार्केट सेगमेंट में आपको एक्सपोजर देता है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। सेबी की डेफिनेशन के हिसाब से तीनों सेगमेंट में मिनिमम 25% एक्सपोजर इसमें होना चाहिए। और जो बाकी 25% है वो फंड मैनेजर की मर्जी है, जहां पे उनको लगे कि पोटेंशियल है तो वो उस हिसाब से एलोकेशन करते हैं। दोनों के दोनों फंड बहुत ही बेहतरीन है। फिर ये एलएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं 10,000, इस फंड में चाहे तो वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट इससे बेहतर जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे है, जैसे मोतीलाल ओसवाल एलएसएस का फंड या तो फिर बंधन टैक्सेबल, ये जो फंड है इससे थोड़े से बेहतर है। अगर आप चाहें तो उनको आप कंसिडर कर सकते हो। फिर इनके पास एक मोमेंटम फंड है जो बेसिकली एक फैक्टर बेस्ड फंड है। ये देखिए, एक जिनको स्मार्ट बीटा फंड भी बोलते हैं। तो आई थिंक किसी भी अगेन आम निवेशक के लिए जहां पे एक सिंगल फैक्टर डिसाइडिंग वाला हो तो वो एक मुझे नहीं लगता कि सही ऑप्शन, क्योंकि वहां पे जैसे मार्केट में मोमेंटम है तो अच्छा करेगा, जब मार्केट में थोड़ा मोमेंटम कम हुआ तो उस फंड में गिरावट भी ज्यादा होगी, वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होगी, जो शायद आपके जैसे निवेशक के लिए अच्छा ना हो। तो वहां पे अगर आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। वहां पे एक फंड है बंधन कोर इक्विटी। हमने कोर भी फंड्स की बात की थी, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, इस कैटेगरी के कुछ बेहतरीन फंड है। इनमें से कोई भी एक फंड आप लीजिए और उस फंड को मोमेंटम फंड के सामने अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। तो एक बदलाव करना है आपको, और 2 बदलाव में भी अगर आप चाहें तो एलएसएस में कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखिए, लंबा समय है, डिसिप्लिन बना रखिए, फोकस बना के रखिए, आप एक जितना भी बड़ा लक्ष्य है आपका पूरा हो जाए। अगर तो हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और अच्छी बात यह है कि आप एक बड़ा
जो लंबी अवधि है उसमें एक बड़ा लक्ष्य भी लेकर चल रहे हैं और उसके लिए पूरा समय दे रहे हैं, और यही आवश्यक होता है किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, खासतौर पे म्यूचुअल फंड्स के लिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं सुरेश का, ये भी यूट्यूब के जरिए हमारे पास आया हुआ है। उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो की जानकारी हेमंत सर दी हुई है। सवाल है इनका कि क्या मौजूदा पोर्टफोलियो में बदलाव की आवश्यकता है, क्या उन्हें पोर्टफोलियो में केवल 5 से 6 फंड रखने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बाकी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात की है, जो कि गोल्ड बीज ETF, मोतीलाल नेस्डैक 100 ETF के इन्वेस्टमेंट की बात है, और स्टेप अप जो है वो करना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि क्या ये 10% का स्टेप अप करके 15 साल में 10 करोड़ जुटाना जो मौजूदा इन्वेस्टमेंट है उससे पॉसिबल होगा। बताएं क्या राय है। देखिए, आई थिंक इसके बारे में हमने अभी बात की कि कितने फंड्स होने चाहिए। इन्होंने भी पूछा कि 5 या 6 फंड हो या कितने फंड्स हो। हमने उसको क्लैरिफाई किया कि जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ फंड्स की, हम बात करते हैं पर्टिकुलर गोल की, हम ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पे एसेट एलोकेशन अलग अलग होता है। तो बिल्कुल डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली 5-6 फंड जो है वो आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। वहां पे आपके पास चॉइसेस हैं, तो वो उनके हम पोर्टफोलियो में देख लेते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे इनके जो टारगेट की। जैसे उन्होंने कहा कि इनका जो टारगेट है वो 10 करोड़ का है। करंट इनकी SIP है वो 65,000 की है, और अच्छी बात यह है, जैसे हमने पहले भी बात की शो में, कि वो 10% से अपनी SIP को स्टेप अप करना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो टारगेट है वो काफी बड़ा है और समय इनके पास 15 साल। तो मुझे लगता है जो करंट इनकी जो इन्वेस्टमेंट है विद द कमिटमेंट कि वो 10% से स्टेप अप करेंगे, तो उनका जो कॉर्पस बनेगा वो 6 करोड़ बनेगा। अब क्योंकि इनका टारगेट जो है वो 10 करोड़ है, तो काफी बड़ा गैप है जितना वो कॉर्पस बना पाएंगे और जितना वो बनाना चाहते हैं। तो इनको अपनी SIP को स्टेप अप करना होगा 20% से। अभी जो इनकी कमिटमेंट है वो 10% की है, बट अगर इनको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो इनको 20% से अपनी SIP को स्टेप अप करना होगा। पहली बात तो इस तरह से अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो इनके पास 2 इंडेक्स फंड हैं, एक निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50। तो दोनों में मिला के करीब 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इनमें दोनों फंड्स को अगर मैं कंबाइन करूं तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पूरा यूनिवर्स है लार्ज कैप का, जो टॉप 100 कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, उसमें इनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो आई थिंक लार्ज कैप को इन्होंने इन दोनों फंड से बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर किया है। फिर इनके पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। हमने पहले भी इस फंड के बारे में बात की, 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, वो आप कंटिन्यू कीजिए। निप्पॉन स्मॉल कैप 8,500, वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक फंड एक स्मॉल कैप में सही है इनके लिए। दूसरा एक और इनके पास फंड है टाटा स्मॉल कैप, उसके बदले में अगर ये चाहें तो निप्पॉन मल्टी कैप, जहां पे ऑलरेडी इनकी 7,000 इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उसमें क्लब कर दीजिए उस इन्वेस्टमेंट को। वो बहुत ही अच्छा फंड है मल्टी कैप कैटेगरी का। एक तो आपका एक फंड कम होगा और सही एलोकेशन जो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स में होनी चाहिए वो वहां पे हो जाएगी। फिर इनके पास एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है। मुझे लगता है कि जो जिस तरीके का एलोकेशन लार्ज कैप में होना चाहिए वो इनके पास ऑलरेडी है। तो उसके बदले में जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, जैसे कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में है, वहां पे 4,000 रुपए ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये करंट इन्वेस्टमेंट जो है इनकी 7,000 है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में। तो 4,000 हम ऐड करेंगे कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी में और 3,000 हम ऐड करेंगे SBI कॉन्ट्रा में। तो इस तरीके से हम पोर्टफोलियो को रीअलाइन करेंगे। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। पहले के जो पोर्टफोलियो थे, हमने कहा था कि आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में कंटिन्यू करें। यहाँ पे हमने कहा कि उसके बदले में आप दूसरे फंड में डाल दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो फंड अच्छा नहीं है। इन्वेस्टर्स को ये समझने की जरूरत है कि आपका जो पोर्टफोलियो उसमें ऑलरेडी एलोकेशन क्या है और उस एलोकेशन में क्या ये फंड की जरूरत है या नहीं है। तो हमने कोशिश की कि वही पैसा जो आप वहां लगा रहे हैं वो बेहतर तरीके से आपके पोर्टफोलियो में कैसे हो। हमने कॉन्ट्रा फंड और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में उस पैसे को हमने ऐड किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट को समझना जब आप पोर्टफोलियो को थोड़ी रीबैलेंसिंग करते हैं। चलिए सुरेश जी, और विस्तृत जवाब आपको मिला है। हर तरीके से आपकी शंका का समाधान किया गया है। आपको आपकी निवेश के लक्ष्यों और आपकी निवेश यात्रा के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, इतने ही सवालों को हम आज की चर्चा में शामिल कर पाएंगे। हेमंत सर, हमसे जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और तमाम जो सवाल थे उस पर जवाब देने का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने का। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे। अब हम एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के उस पार दो अहम चर्चाएं आपके लिए लेकर आएंगे और बहुत खास चर्चाएं हैं जो आपके निवेश में बहुत काम आएंगी। तो ब्रेक के बाद जुड़िए उन खास चर्चाओं के